एजियोस्पर्मिया का मेडिसिन। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देवभव्य हेल्थ केयर से। आज हम लोग एजियोस्पर्मिया के मेडिसिन के बारे में बताएंगे आपको। हम एजियोस्पर्मिया क्या है और इसका हम इलाज कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, एजियोस्पर्मिया का मतलब होता है जब स्पर्म काउंट नील हो जाता है या अबसेंट हो जाता है। स्पर्म क्या होता है, आप यहाँ पे पहले फिगर में देखते हैं। स्पर्म ये टेस्टिस है ना। टेस्टिस वन पेयर होता है। यहाँ भास डिफरेंस है दोनों तरफ से। ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट है। ठीक है। सेक्सुअल इमोशन के समय सीमेन निकलता है। सीमेन क्या है? मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का जो जेनाइटल फ्लूइड्स है, जो इजाकुलेशन के समय ये बाहर निकलता है। अब क्या होता है इसमें, सीमेन के बारे में बताया था कि सीमेन क्या होता है। सीमेन एक फ्लूइड है जो इजाकुलेशन के वजह से निकलता है वहां से, जिसमें आप देखिए टेस्टी से क्या बनता है, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जैसा कि आप देखते होंगे, ये स्पर्मेटोजोआ है। तो ये जो एक दिन में लगभग 5 करोड़ स्पर्म यहाँ से बनते हैं एक टेस्टिस से। दोनों मिलाकर के 10 करोड़ बनता है स्पर्म। तो एक लगभग 3 दिन के अंदर जो होता है 30 से 40 करोड़ स्पर्म जो होता है ना, यहाँ पर दोनों तरफ, इधर भी 15-20 करोड़, इधर 15-20 करोड़, दोनों जगह इकट्ठा होता है। चलो, जब हम लोग इमोशन आता है ना, तो उस समय यह स्पर्म, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड सब मिल करके एक फ्लूइड बनता है जिसको सीमेन कहते हैं, है ना। यही सीमेन जब यहाँ इकट्ठा होता है और जब सेक्सुअल इमोशन जब इंड स्टेट पे रहता है, तो यहाँ से ये सीमेन जो होता है ना बाहर निकलता है इजाकुलेटरी डक्ट से, दोनों तरफ से। तो यानी कि सीमेन क्या हो गया, सीमेन में क्या क्या रहता है ये भी देख लेते हैं। सीमेन में आपका क्या क्या रहता है, 70% जो होता है ना, ये आपका सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है। सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। और इसमें 15% जो आपका होता है ना, ये आपका प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। और 10% स्पर्मेटोजोआ होते हैं। और 5% जो होता है ना, बल्बल इरेक्टर फ्लूइड जो यहाँ पे होता है ना, जो सेक्सुअल इमोशन के साथ पहले निकलता है ना, ये बनता है। चलिए, ये तो हो गया सीमेन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं स्पर्म काउंट, है ना। स्पर्म काउंट जब आप सीमेन एनालिसिस कराते हैं, कब कराते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मैरिज का ज़्यादा दिन हो चुका है और एक बार भी वह फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है कि अगर कहीं सीमेन डोनेट करना हो या फिर IVF कराना हो, तो इस सब केस में क्या होता है ना कि जब स्पर्म काउंट गए कराने के लिए, तो पता चला कि स्पर्म काउंट नील हो चुका है। जैसे नॉर्मल में स्पर्म काउंट कितना होता है, देखिए 80 से लेकर के 120 मिलियन पर ml का मतलब क्या हो गया, एक बार जो सीमेन बाहर निकलता है ना, तो 2 से 5 ml सीमेन बाहर निकलता है। पूरा सीमेन जो होता है ना, एक बार में 2 से 5 ml बाहर निकलता है। उसमें से 1 ml में लगभग 80 से 120 मिलियन होना चाहिए 1 ml में। और अगर मान लीजिए सपोज 3 ml, अगर बाई दी एवरेज में बहुत लोगों का क्या 3 ml तो बाहर निकलता है, तो 3 ml में कितना होगा लगभग, तो मान के चलो कि 300 मिलियन 300 मिलियन पर ml पूरा आपको निकलता है। तो यहाँ बोल रहे थे आपको कि 80 से 120 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर इतना काउंट नहीं रहेगा ना, इतना काउंट होने से ही फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इतना काउंट नहीं होगा तो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो मान ली किसी का 20 मिलियन है, वो भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्टिलिटी के लिए उतना जोड़ी है। अब किसी का 0 हो गया, रहबे नहीं करता है, एकदम 0 नील, मतलब नील बोलते हैं। अब बताइए, स्पर्म ही तो था ना जो फर्टिलाइज करता है, जो जाइगोट बनता है। अब सीमेन में स्पर्म है नहीं। क्यों नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसको क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो चुका है, या फिर वेरिकोज वेन होता है, वेरिकोसील बोलते हैं,
वेरिकोसील, वेरिकोसील क्या होता है, टेस्टिस में वेरिकोसील हो जाता है, वो भी गड़बड़ हो सकता है। टेस्टिस एट्रोफी हो गया है, या हाई हीट पे हम लोग वर्क करते हैं, लंबे समय तक सिटिंग वर्क करते हैं, या फिर टाइट क्लॉथ यूज करते हैं। इस सारे केस में क्या होता है ना कि स्पर्म जो होता है टेस्टिस से बनता नहीं है। तो अब क्या होगी, आज जब यहाँ पे स्पर्म नहीं बनेगा तो यही बात होता है इसमें नहीं बनने का। दूसरा यदि हो सकता है कि भास डिफरेंस गड़बड़ है, भास डिफरेंस में ट्विस्टिंग हो चुका है, इन्फ्लामेशन है। तो ये सब जितने कारण आप देखें ना, इस सब से स्पर्म जो होता है नहीं बनता है। तो अब बात आया इलाज का। हम इलाज क्या करेंगे स्पर्मेटोजोआ को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के लिए? देखिए, सबसे पहला काम ये कम करना होगा कि हमें क्लॉथ जो पहनते हैं ना, ढीला ढाला पहनेंगे, लंबे समय तक बैठने वाला काम नहीं करेंगे, गर्म जगह पे जो आप काम करते हो वह वाला काम नहीं करेंगे, जैसे भट्टी वगैरह में। और प्लस खट्टा चीज नहीं खाना है। खट्टा चीज से क्या होता है कि स्पर्म नहीं बनता है। स्मोकिंग से स्पर्म डेथ कर जाते, बनवे नहीं करेगा। अल्कोहल से नहीं बढ़ता, नशा का सामान यूज करना है, ये सब से स्पर्म नहीं बनता है। तो जो लोग सुन रहे हैं, याद रखिए इस चीज को कि अगर स्पर्म काउंट गड़बड़ है तो ये सब चीज से बचना चाहिए। लंगोटा नहीं पहनना है। टाइट क्लॉथ से क्या होगा ना, इस जो टेस्टिस होता है वो चिपक जाता है बॉडी से। और टेस्टिस को तो झूलना बाहर नहीं लाना चाहिए ना, क्योंकि अगर बाहर नहीं रहेगा तो क्या होगा ना, ये झूला हुआ क्यों रहता है बाहर में, कि टेम्परेचर इसका लो रहना चाहिए। 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्म बनता है, और जहां अगर टाइट क्लॉथ पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी के टेम्परेचर से मैच करेगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, ये आपका टेम्परेचर बनवे नहीं करेगा। ये सब नहीं बनने का कारण है, याद रखिएगा। और बहुत बार तो सीमेन ही बाहर नहीं आता है, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के केस में पीछे की तरफ इजैकुलेट हो गया है, रेक्टोवर्टेड। तो अब आते हैं बात मेडिसिन पे। देखिए, इसके लिए अच्छा मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत अच्छा मेडिसिन है। सबसे नंबर 1 का मेडिसिन आता है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस को हम लोग मदर टिंचर में देते हैं। 10 बूंद 3 बार आधा कप पानी में रख करके पिलाते हैं। रेगुलर देना है, इसमें कुछ नहीं कटौती करना है इसमें। नंबर 2, डामियाना मदर टिंचर भी हम लोग इसमें देते हैं। डामियाना मदर टिंचर भी हेल्प करता है, लेकिन एग्नस कास्टस सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा हमें। अगला 3rd नंबर पे हमें सेलेनियम को देना जरूरी है। सेलेनियम क्या करता है ना कि स्पर्मेटोजोआ को बनाता है, तो रेगुलर वे में सेलेनियम यूज करना पड़ता है। अगला मेडिसिन आता है इसका पल्सेटिला। पल्सेटिला जो होता है ये आपको हार्मोन को बढ़ावेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ावेगा, तो इससे आपको बनेगा आपका कि ये क्या बोलते हैं, स्पर्म बनेंगे। अब पल्सेटिला यूज करेंगे वो कितना पावर में, 200 में। अगला मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम से क्या होता है कि इसको जितना न्यूट्रिटिव सब्सटेंस चाहिए वह न्यूट्रिशन मिलता है इसको। तो लाइकोपोडियम हम लोग चलाते हैं 30 पावर में, दिन भर में 3 बार देते हैं लाइकोपोडियम को। इसके बाद चलाते हैं नेप्टम फॉस देते हैं। नेप्टम फॉस क्या करता है कि यहाँ पे हार्मोन को लेवल को बढ़ावेगा, जिसके कारण जो होता है हार्मोन बढ़ेगा, तो फिर उस केस में स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। तो ये जितना भी कारण देखे, एक ये जो मेडिसिन जो देख होता है आपको हम, ये सारे मेडिसिन स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। और बाकी और भी अलग अलग केस या सीमेन एनालिसिस देख करके फिर हम लोग मेडिसिन करते हैं, क्योंकि एनालिसिस में आपको बहुत सारे पैरामीटर मिलेंगे, लिक्विफिकेशन टाइम, वॉल्यूम, पीएच, फ्रुक्टोज का अमाउंट, मोटिलिटी, या फिर ब्लड सेल्स, सबको देखने के बाद ही हम सेलेक्ट करते हैं। ये तो हमारे कॉमन मेडिसिन बताया कि ये सब मेडिसिन को देना चाहिए, देते हैं। लेकिन जो मेडिसिन देते हैं हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेशेंट के अनुसार से करते हैं। ये था आपका एंजियोस्पर्मिया। हम लोग बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।